चलो भाई, जैसे वादा किए थे वैसे ही आ गए फिर से। और एंगल ऑफ कांटेक्ट बताएंगे तुमको आज पूरा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था पिछले वाले टॉपिक में ही, वीडियो में। और नहीं देखे हो तो उसको जाके देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, ठीक है। तो इसको देख लो, काहे 2 पार्ट में इसको पूरा कवर करने वाले थे। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थोड़ा बहुत तुमको बता दिए थे, लेकिन थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे। और थोड़ा बहुत क्या, आज पूरी मैकेनिक्स खत्म ही कर देंगे। तो देखो जरा एंगल ऑफ कांटेक्ट को, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको जरा समझा दें, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है कि नहीं। बहुत और कुछ बातें भी इसमें बताएंगे जो कि हम पिछले अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट वाले वीडियो में छोड़ दिए थे। तो चलो शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे। देखो, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा इतना है कि पूरा पूरा फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एनटीपीसी रेलवे हो चाहे फिर कौनो एलवे जेलवे हो, ठीक है। सब समझा देंगे तुमको पूरा। अब देखो, जैसे ये कांच है, बताए थे ना, कांच के ऊपर पानी अगर छिड़कोगे फेंकोगे तो कैसा आकार ले लेगा, जैसा इसका सरफेस है। और इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर उभरा हुआ सरफेस है ना, उभरे हुए तल को बोलते हैं, अंग्रेजी में अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कॉन्वेक्स। और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। ऐसा समझे कि नहीं। और जैसे देखो, अगर यही पानी जो है अगर किसी पत्ती उत्ती पड़ जाए तो वो इस तरह का आकार ले लेता है। और अगर ये धंसा हुआ आकार लेता है इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। तो कॉनकेव का मतलब अगर हिंदी में बोल दें तो इसको कहते हैं अवतल। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो जरा, ये जो आकार है ये उत्तल का आकार है। अब ये सरफेस है, ये क्या है, ये सरफेस है, जिसको क्या कहते हैं, सतह। तो ऐसे यहां भी ये भी क्या हो जाएगी, सतह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इस सतह से ये पूरा देखो, ये पानी इस तरह का आकार ले लिया था, हमने क्या किया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा को हिंदी में कहते, हिंदी में तो स्पर्श रेखा ही कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे देखो, ये हमने स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, जो कि इसको टच करते हुए निकल रही है। तो ये क्या है, ये इसकी स्पर्श रेखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आज यहाँ से, जो एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया है। तो देखो, ये जो हमारी सतह थी, सरफेस, और ये स्पर्श रेखा, इनके बीच में जो कोण बन रहा है, इसी कोण को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे देखो, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। अब इतना तो तुम्हारी आंख सही होगी कि तुमको समझ में आ रहा होगा ये सब देख के, कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ बन रहा है, ये देखो पहले वाले में छोटा बन रहा है, 90 से छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 90 से छोटा है। और 90 से छोटा है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं, यानी न्यून बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा अंग्रेजी टर्म जानो नो भाई। और यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये 90 से बड़ा है। और 90 से बड़ा होता है तो इसको अधिक कोण बोलते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में बोले इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। अरे समझ गए कि नहीं समझे। तो देखो यहाँ पे 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा है तो एक्यूट बन रहा है, और 90 से छोटा होता है तो कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। 90 से बड़ा होता है तो कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। इतनी बात समझे। अच्छा, अब एक बात और समझो जरा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब मिलती नहीं जल्दी कहीं पे। अब देखो, ये जो पानी था, ये पूरी पूरी सतह पे देखो एकदम इतना एरिया कवर किया है, इतना एरिया, इतनी दूरी में फैला है। मतलब शीशा क्या मिल गया इसको, ग्लास, कांच, एकदम फैल के चौड़िया आ गए हैं। लेकिन जब पत्ती उत्ती डाल दिए, देखो सिकुड़ के कांटा हो गए, इतने दूरी खाली कवर कर पाए हैं, इतने एरिया कवर कर पाए हैं। इसका मतलब हो गया, कांच जो है बहुत प्यारा है पानी को, है, और पत्ती प्यारी नहीं है। तो जिन सतहों पर, जिन पदार्थों पर जल फैल जाता है, या फिर जिन सतहों पर जल जो है कॉन्वेक्स बनाता है, कॉन्वेक्स एंगल बनाता है, यानी कि एक्यूट एंगल बनाता है, 90 से छोटा बनाता है, इनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। अब बोलो, ये सब तो सर पढ़ाए थे पिछले में। अरे तो जो लोग नए आए हैं उनको भी तो पढ़ने दो, लेकिन इसमें एक नई चीज बताएंगे, इसको नोट कर लेना, इसलिए जाना मत। और अब तो पूरा पूरा कैपिलरी और यही डिस्कस करेंगे। अभी देखो, बहुत मजेदार मजेदार चीज आती है आज यहाँ पे, मतलब एकदम समा बांध देंगे पूरी की पूरी। ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फिलिक, अगर जो लोग थोड़ी अंग्रेजी जानते होंगे तो जानते हैं
ये जो फाइल ई वाला फाइल होता है, इसका मतलब होता है प्रेम करने वाला, है ना। तो जहां आई लव यू बोलते हो वहां बोल सकते हो आई फाइल यू। तो हाइड्रो यानी जल और फिलिक यानी कि जल से प्रेम करने वाला। तो एकदम शुद्ध भाषा अगर अंग्रेजी हिंदी बोले तो इसको बोलते हैं जलरागी। क्या बोलते हैं? जलरागी पदार्थ, यानी जल से राग करने वाला। तो अगर ये जलरागी है तो ये क्या है? ये जल द्वेषी हैं। क्या बोल देते हैं इनको? जल द्वेषी। यानी ये जल से क्या करते हैं? द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक होते हैं उसमें जो एक्यूट एंगल बनता है थीटा वो 90 डिग्री से कम बनता है, और जो जलद्वेषी होते हैं उसमें जो थीटा बनता है वो 90 डिग्री से अधिक बनता है। ये दोनों बात समझ गए कि नहीं? तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये प्रतिपादन किया था। तो इतनी बात तो हमने पिछले टर्म में कर ली थी क्लास में, लेकिन आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे ना वो भी जरा समझ लो है। तो देखो, ये केवल जल के साथ ही नहीं होता है, सारे बहुत सारे ऐसे मतलब तरल पदार्थ हो सकते हैं इनके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब जरा समझो कि हम समझाना क्या चाहते हैं यहाँ पे, इसको जरा देखो। तो देखो, हमने ये बताया था ना कि ये ऐसा शेप क्यों लेता है, क्योंकि बल लगता है, खींचता है, हैं? और जब बल लगेगा खींचेगा तो बल देखो 3 दिशाएं दिख रही तुमको। अब जरा समझना यहाँ पे, यहीं पे आते हैं एक कौन, थॉमस यंग। इनका नाम तो सुने होगे, जवान आदमी थे ये। अब यंग हम सही लिखें गलत लिखें ये तुम खुद ही देख लेना, है ना। अब यंग का एक डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, जब हम लोग प्रकाश वकाश पढ़ेंगे ना आगे उसमें पढ़ेंगे, डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है यंग का। तो लेकिन यंग ने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, इसको जरा समझ लो पहले अच्छे से। तो देखो, एक बल लगेगा इस दिशा में, ये बल कौन सा होगा? तो ये बल जो है ये तुम्हारा बल, ऐसे रुको दूसरे से दिखाते हैं थोड़ा अच्छा दिखे, हैं? देखो ये जो, तो और नहीं अच्छा दिख रहा है, रुको पूरा मिटा देते हैं और तुमको अच्छे समझाते हैं, जरा देखो। चलो इससे देखो, यहां से एक बल इस दिशा में लग रहा है, ये बल है ना। ये बल कौन सा बल है? तो अब ये जो बल लग रहा है ये बल है, देखो ये सरफेस है और पानी है, तो सरफेस और पानी के बीच में लगने वाला बल है ना। तो सब मोहब्बत मोहब्बत में घिरे हैं, तो मोहब्बत एक बल है ही सब, यानी सब आकर्षण बल हैं। तो इसको अगर हम बल का नाम दे दें, लेकिन अब नाम देना पड़ेगा किसका किसका, सरफेस का है और वाटर का है। तो हमने इसको नाम दे दिया सरफेस और लिक्विड, तो एसएल नाम दे दिया, ठीक है। सरफेस और लिक्विड का ये जो बल है ये एसएल बल है, ठीक है। और किस दिशा में है? इस दिशा में है। बोलो बात समझ गए? दूसरा देखो, इन ललकवा ज्यादा सही दिख रहा है ना। देखो एक बल लग रहा है इस दिशा में, जिस दिशा में टेंजेंट खींचे हैं, ठीक है। ये एक बल इस दिशा में लग रहा है, अब सुंदर सुंदर दिख रहा है कि नहीं। एक बल हमने लगाया इस दिशा में, ये एक बल लगा दिया इस दिशा में। अब ये कौन सा बल है? तो देखो ये लिक्विड है और ये देखो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे, है ना। तो ये लिक्विड और एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला एकदम मोहब्बत वाला बल है। तो लिक्विड और एयर हो गया यानी एल हो गया। तो एल के बीच में एल से लिक्विड और ए से एयर। और इधर देखो एक बल ये लग रहा है, अब ये बल कौन सा है? तो ये बल जो है ये देखो, ये सरफेस है और एयर है, इनके बीच में लग रहा है, यानी ये हो गया सरफेस एयर के बीच में लगने वाला बल। तो 3 बल दिख गए तुमको। अब जरा एक बात समझो, यहाँ पे कोण कितना था? थीटा था। तो ये एलए जो है, एलए वाला ये जो बल है, इसको अगर हम इस दिशा में निकालें, इस दिशा में, तो ये कितना हो जाएगा? तो मैंने बताया था कोण के साथ अगर चलेंगे तो कॉस वाला कंपोनेंट आता है, ये हो जाएगा एफ एल ए और कॉस थीटा। अब देखो द्विबल एक दिशा में है, एक तो ये एस एल वाला और ये एल ए कॉस थीटा वाला, और अगर बैलेंस करना है तो ये दोनों बल का योगफल इस भाई साहब के बराबर होगा। तो यानी एफ ऑफ एस ए ये बराबर होगा किसके? एफ ऑफ एस एल
और प्लस एफ ऑफ एल ए कॉस थीटा के। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन दिए हैं? थॉमस यंग। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में ये फॉर्मूला, हालांकि एएलपी वगैरह में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये ध्यान रखना ये नाम थॉमस यंग का। ठीक है, और थॉमस यंग ने ये फॉर्मूला दिया था 1805 में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना खाली बस। ये फॉर्मूला नहीं ध्यान रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो लोग टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं वो भी ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो मेनिस्कस की। हिंदी वाले नोट कर ले, इसको लिखते हैं नौचंद्रन। नौचंद्रन। अब ये नौचंद्रन होता क्या है? ठीक है, चंद्रन से समझ में आ रहा है कुछ? चंद्रमा जैसा होगा। अब देखो मैं तुमको जितने यहाँ पे फिगर है पहले सब दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उन सारे फिगर को तुम देख लो, समझ लो, उसके बाद तुमको पूरा समझाते हैं एक साथ। देखो क्या है ये। जब किसी कांच और उसकी नली में, देखो ये एच जी से क्या होता है? पारा। एच जी को क्या बोलते हैं? पारा। ठीक है, और पारा को कभी कभी ना पारद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारद। और इसको अगर हम बोलें, देखो जिसकी, जब तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, जब पढ़ाई नहीं करोगे तब, तो तुम्हारी तो औकात नहीं रहेगी कि अपनी बीवी को सोना चांदी पहनाओ, हैं? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बीवी को फिर पारा वारा पहनाना पड़ेगा। तो ये चमकता है एकदम चांदी की तरह पारा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। ये पेपर में पूछा गया है प्रश्न कि क्विक सिल्वर क्या होता है? इसको बोलते हैं पारा। बात समझ में आ गए? पारक बोलते हैं क्विक सिल्वर। तो देखो जब पारे को भरा गया है किसी कांच की नली में, तो ये पारा कैसा हो गया है? देखो ऊपर से इसे चढ़ गया है, लेकिन इधर देखो एकदम जैसे दुबक गया है, जैसे घूंघट उंघट काढ़े है ना। लेकिन पानी के देखो, जहां पानी एकदम, देखो ये घूंघट उंघट खोल के खड़े एकदम पूरा। समझ रहे हो? तो कॉन्वेक्स का मतलब समझे? उत्तल, अभी पढ़ चुके हैं पहले। और कॉनकेव का मतलब क्या होता है? अवतल, यो पढ़ चुके हैं। तो अगर सही से दिखाएं, देखो ऐसा होता है। अब ये देखो ये पानी भरा गया है, तो पानी कैसा है? देखो हल्का सा ये धंसा हुआ है ना, यानी ऐसा। लेकिन पारा देखो ये हल्का सा उभरा हुआ दिख रहा है ना। तो दो ही तरह के नौचंद्रन होते हैं। एक वो जो पानी वाला यानी धंसा हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव नौचंद्रन, यानी कि कॉनकेव मेनिस्कस। और दूसरा का क्या होता है? उभरा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। यानी एक अवतल नौचंद्रन, एक उत्तल नौचंद्रन। बात समझे? अब जरा ये भी समझना, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स पढ़ चुके हैं? तो जो पानी वाला है वो एडहेशन के कारण होता है, यानी आसंजक बल के कारण होता है। और जो ये दूसरा वाला है, पहरा वाला, ये कोहेशन के कारण होता है, यानी ये ससंजन के कारण होता है। और ये भी हम तुमको पढ़ा चुके हैं कि ये आसंजक और ससंजक क्या होता है। जरा समझना, अब तुमको इसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं कैसे ये होता है। अभी थोड़ी देर में चलेंगे इधर, पहले तुमको याद करा देंगे सब कैसे होता है। तो एडहेशन के बारे में तुमको बताए थे कि आसंजक बल कहाँ लगता है? जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं तो उनके बीच आसंजन लगता है? और जो सेम पदार्थ होते हैं उनके बीच ससंजक बल लगता है। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जब बल लगता है तो उसको ससंजक बल कहते हैं। और जब भिन्न भिन्न, आ से बोले थे, सा से देखो बोले थे ना, सेम एक ही पदार्थ के अणु, और आ से क्या बोले थे? अलग, यानी भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु के बीच तो जो बल लगता है उसको आसंजक बल कहते हैं। और जो कोहेशन फोर्स होता है, यानी एक ही पदार्थ के अणु के बीच होता है। तो एक ही पदार्थ के अणु के बीच, जरा ध्यान रखना, इसकी टेक्निक कैसे याद रखोगे तुम इसको। अभी तो इसको पूरी टेक्निकलिटी से हम एकदम रपट देंगे आज पूरा, मतलब तुमको पूरा बता देंगे कैसे ये होता है। लेकिन उसके पहले जो लोग ज्यादा नहीं जानना चाहते हैं उनके लिए याद करने की टेक्निक सुन लो। देखो होता क्या है, अब ये पानी है, और ये पानी जो है ये अपने मनसेधुस जो है, ये एक मतलब ऐसे समझो ये औरतें हैं दो ठो। एक क्विक सिल्वर वाली औरत है, यानी थोड़ी सभ्य पढ़ी लिखी, और ये देखो गंवार औरत है, एकदम अपने पति से एकदम एकदम क्या बोलते हैं,
पति मोहब्बत नहीं करती है, पति के अलावा दूसरे में पति इनको दिखता है, तो ये दूसरों को चिपकाने वाली है ना, ये अपने आप से चिपकने वाली हैं। तो जब देखो ये दूसरे, ये अपने जो चिपकती हैं, यानी कि ये सभ्य महिला है। HG क्या है? सभ्य महिला है। ये देखो जब ये दूसरे पदार्थ के संपर्क में आई, दूसरा पदार्थ यानी कांच, तो इसे कांच के संपर्क में आई, देखो घूंघट ओढ़ ली, घूंघट काट ली कि कांच इसको देख ना पाए, और बाकी अपने पति के सामने रहेगी, एकदम खुल के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधी सी बात है, सभ्य समाज की यही परिभाषा है, अपने पति के सामने जितना खुलना है खुलो, लेकिन दूसरे के पति के सामने मत खुलो जाता है। ये देखो H2O क्या है? ये एकदम असभ्य टाइप की महिला, बेवफा सोनम गुप्ता टाइप की महिला है। और किसी का नाम सोनम गुप्ता हो तो माफ करना, ठीक है, वो जो चला नहीं था कुछ दिन पहले ट्रेंड, उसी की बात कर रहे हैं खाली, ये नहीं गुस्सा हो कमेंट वमेंट कुछ कर दिया उल्टा सीधा। तो देखो ये क्या है? ये असभ्य महिला है एकदम, मतलब बेवफा टाइप की, अपने पति से इनको कोई मतलब नहीं है। जहां देखा दूसर का आदमी, देखो चिपक गई, यहाँ चिपक चिपक के उछली हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो याद करने की ये तरीका है, बाकी तुम्हारी अपनी कोई ट्रिक हो वहां समझ लेना। अब देखो ये होता क्यों है? जो जल है, जल कैसे बनता है? H2O से बनता है कि नहीं बनता है? H2O यानी पानी। तो पानी देखो ये हाइड्रोजन हो गया, दो अणु हाइड्रोजन के होते हैं, ये दो अणु हाइड्रोजन के, और एक होता है हमारा ऑक्सीजन का। समझे कि नहीं? अब हाइड्रोजन देखो एकदम सिकुड़ा, एकदम मरा हुआ बेचारा है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो डेल्टा प्लस लिखा है ना, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन जो है ये एकदम ऐसा पुरुष चाहिए इनको कि जो जिनके साथ ये खूब शॉपिंग कर सकें, रोज मॉल जा सकें, है ना, बाहर खाना खा सकें। तो लेकिन हाइड्रोजन की तो औकात है ही नहीं, इसके पास तो देखो बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर। अब जैसे ही पानी जो है गिलास के संपर्क में आया, तो गिलास का मतलब ये ग्लास, ग्लास का मतलब क्या होता है? कांच। और कांच जो है देखो ये होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। अरे समझे? अब सिलिकॉन जो है सरकारी नौकरी वाला आदमी है, बड़ा सा एकदम लंबा चौड़ा, खूब पैसा इसके पास। अब जैसे पानी इसके संपर्क में आया तो देखा कि भाई ये तो हाइड्रोजन जो है खाली दुई दुई घुमा रहे थे, अब सिलिकॉन पैसे वाला ही देखो चार चार घुमाए पड़ा है। तो यहाँ के जो ऑक्सीजन है ये अट्रैक्ट होते हैं। अब बोलते हैं कौन ससुर रहेगा हाइड्रोजन के पास, चलो सिलिकॉन के पास चलते हैं। अब सिलिकॉन पैसा रुपया देगा, खूब उड़ेंगे, हम भी शॉपिंग करेंगे। तो ये कहाँ भागने की कोशिश करते हैं? सिलिकॉन के पास। अब सिलिकॉन के पास भागने की कोशिश करते हैं, देखो ये ऑक्सीजन के अणु और ये सिलिका के अणु, तो इनको तो रहना चाहिए अपने ही पति के साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जहां सिलिका देखा है, वो सरकारी नौकरी वाला आदमी है सिलिकॉन, पहुंच गए इसके पास, हम हुक रख लो, जैसे चार वैसे एक और, क्या दिक्कत है? तो ये कांच के अणुओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बॉन्डिंग के कारण होता है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होते हैं इनके, इन्हीं कारण ऐसा होता है। ठीक है? तो ये दूसरे अणुओं के साथ, यानी पानी का जो ऑक्सीजन है वो सिलिकॉन जो गिलास, ये ग्लास है ना, ग्लास, ग्लास का जो सिलिका है उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इस वजह से ये इस सिलिका की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो देखो जितने भी अणु हैं सब भागे पड़े हैं, हमाउक ले लो, हमाउक ले लो, या देखो हमाउक ले लो, बीच में गड्ढा हो गया। समझे? तो इसी वजह से जब किसी नली में, कांच की नली में पानी को डाला जाता है तो वो कॉनकेव शेप ले लेता है। समझे? और जहां पारा को डाला गया, ये एकदम पढ़ा लिखा सभ्य समाज की महिला है, ये लोग, ये पढ़ी लिखी हैं, तो ये ऐसी नहीं होती हैं। तो ये क्या करेंगे? देखो कहीं भी जाएंगे एकदम घूंघट काट लेंगे, ना 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 ना, छू ही नहीं सकते हो हमको, है तुम्हारा दूसरा पुरुष जैसे पास में आया वैसे दूर भागेंगे, हमारा पति परमेश्वर है खाली। समझे कि नहीं समझे? अब इतना समझाने के बादों नहीं समझे हो तो फिर तुम जिंदगी में, मतलब ये जान लो जब बियाह हो जाएगा तभी समझोगे। फिर से देख लेना एक बार नहीं समझ में आया तो। जब किसी कांच की नली में पारा डालते हैं तो पारा उत्तल शेप ले लेता है, और पानी को डालते हैं तो पानी अवतल शेप ले लेता है। समझे? अब तुमको कुछ बातें यहाँ बताएंगे, उसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनिस्कस कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, एक तो अवतल यानी कि कॉनकेव, और एक उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। अवतल मेनिस्कस का उदाहरण क्या है? पानी। और ये जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस, इसका उदाहरण क्या है? HG।
बात समझ गए? चलो अब देखो कुछ बातें यहाँ पे। अब देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं यहाँ जरा। तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर हम बनाए तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इस पे स्पर्श रेखा खींच दिए तो ये बन गया, इनके साथ सरफेस, ये सरफेस है तो सरफेस के साथ ये कोण बना दिए थीटा। देखो ये उभरा हुआ है कि नहीं है? अगर उभरा हुआ है इसका मतलब ये कोण कितना बन गया? थीटा बन गया है। यहां देखो ये बना दिए हैं, ये कोण कितना बन गया है? थीटा। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ये नली का एंगल ऑफ कांटेक्ट है। बात समझ रहे हो? तो ये नली में पानी भरा है इसलिए नली का एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ये सॉरी, ये यहाँ पे थीटा, ये वाला कोण थीटा है ना। तो अब जरा एक बात समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हम आपसे कहना चाहते हैं, ये सब हटा दें एक बार के लिए। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट में तुमको फिर से यहां समझाता हूं। ये अगर हमने खींच दिया, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब स्पर्श रेखा से ये एंगल ऑफ आपका कांटेक्ट बन गया ये वाला। ये कितना है? ये थीटा है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखो हमने ये स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा खींची है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां कितना बन गया? ये थीटा है। अब एक फॉर्मूला नोट कर लो, जैसे कैपिलरी वाला फॉर्मूला होता है ना कि कैपिलरी में पानी कितना ऊपर चढ़ेगा, तो ये अभी यहां भी नोट कर लो। जब अभी कैपिलरीज के आगे पढ़ेंगे तो यहां भी तुमको नोट कराएंगे कितना ऊपर चढ़ता है। तो ये होता है H इज इक्वल टू 2T, 2T फुटिस ध्यान रखना, 2T और cos थीटा अपॉन R D और G। ये तीन चीज ध्यान रखना भैया यहाँ पे कि किसी भी परत नली में या किसी भी केश नली में पानी कितना ऊपर जाता है। केश नली अभी जो होगी, ये फार्मूला इसलिए बता दे रहे हैं यहाँ पे कि आगे भी ध्यान रखोगे, इसको भी आगे फिर आएगा। तो ये जरा जान लो खाली कि ताकि तुमको जब हम फिर से बताएं तुमको याद रहे। टी क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ये भी नलियां ही है ना, एक तरह की परत नलियां ही है। तो कितना पानी ऊपर चढ़ रहा है ये भी केश नली में भी काम आएगा। तो देखो टी क्या है यहाँ पे? सरफेस टेंशन, जिसको हम आगे पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे उनको लिंक नीचे मिल जाएगा, देख लेना, पार्ट 1 करके लिखा है। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कॉस थीटा समझ ही रहे होगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थीटा के बारे में लिख दे रहा हूं। ये क्या है? ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। आर क्या है यहाँ पे? आर है रेडियस। किसकी रेडियस? जो नली है, रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। डी क्या है? डी है घनत्व, जिसको बोलते हैं डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? तो जो ये लिक्विड भरा है ना, तो ये लिक्विड की डेंसिटी है। और जी क्या है? इसके बारे में तो जानते ही होंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हमारे ख्याल से ये मेनिस्कस तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और। कैपिलरिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? केशिकत्व। तो पहले ये जान लो केशिकत्व समझने से पहले कि केश नली क्या होती है। केश नली, अगर हम इतना समझें कि तुम्हारी हिंदी थोड़ी ठीक ठाक होगी, तुम केश का मतलब जानते होगे। केश का मतलब क्या होता है? बाल होता है। वो बाल कितना मोटा होता है तो तुम जानते हो। तो बाल जितनी पतली नली को क्या बोलते हैं? केश नली। यानी केश नली ऐसी नली होती है जो बहुत पतली होती है और लंबी होती है, यानी ऐसी बहुत पतली होगी, एकदम ऐसी पतली, तो फिर भी मोटा बना दिए हैं। यानी कि इसकी रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस जो होगी ना वो बहुत छोटी होगी, लेकिन हाइट जो है ये लंबी खूब होगी है, जितनी लंबी बना सको। एकदम शाहरुख खान स्टाइल में घुघराले बाल, शाहरुख खान को फेल कर दो, अजय देवगन जैसे पुराने बाल लगते थे ना, उतनी बड़ी नली बना लो तुम। तो ये हाइट है इसकी। हाइट कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यानी एक केश नली की पहचान ये है कि उसकी रेडियस जो है, उसकी त्रिज्या जो है वो छोटी होनी चाहिए और उसकी जो हाइट है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं केश नली। और केश नली में पानी का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, इसी की जो घटना है इसको बोलते हैं केशिकत्व। तो देखो यहाँ लिखा है, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है तथा एक समान होती है। अब समान तो रहबा ही करेगी, केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व यानी कैपिलरिटी। तो समझ गए? तो ध्यान रखना केश नली के बारे में एकदम, बहुत एकदम चपक के। अब देखो किस सीमा तक द्रव ऊपर चढ़ता है या उतरता है, ये किस पर डिपेंड करता है? केश नली की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। अब जरा समझो एक बात, ये सब देखो जो ये लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं कुछ भी बता नहीं रहा हूँ। ये वही उभरा धसा ये सब पार्ट है जो पानी के बारे में भी हमने मेनिस्कस में पढ़ा है, ठीक है। देखो
हमने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, H इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा और अपॉन R D और G। तो जहां पे फिर से जरा ध्यान रखो, मेरे साथ याद करो इसको। T क्या था यहाँ पे, सरफेस टेंशन थी। हमारे साथ याद कई लोग बता दे रहे हैं, ठीक है, ये नहीं बहुत होशियार हो आगे खिसक गए। सरफेस टेंशन है ये, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, पृष्ठ तनाव। तो अब देखो H जो है, हाइट जो है किसके, H ऊपर है और T भी ऊपर है, तो H जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, T के। यानी अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो पानी ज्यादा ऊपर तक चढ़ेगा, ठीक है। तो पानी अगर ज्यादा ऊपर तक चढ़ रहा है इसका मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा है, जान लेना इस बात को। दूसरा क्या है, थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है इसका मतलब कि हाइट ज्यादा होगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखो रेडियस, अब रेडियस के क्या है, देखो व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है, H ऊपर है तो रेडियस नीचे है। तो ये क्या है, ये रेडियस है, किसकी रेडियस है, इसी केस नली की रेडियस है, किसकी, इसी केस नली की त्रिज्या है, केश नली की त्रिज्या। अब देखो केश नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है ना, यहाँ पे H क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/r के। यानी अगर त्रिज्या ज्यादा हुई तो पानी ऊपर ज्यादा नहीं चढ़ेगा, हाइट कम रह जाएगी। और पानी अगर ज्यादा ऊपर चढ़ाना है तो मतलब त्रिज्या को पतला करना पड़ेगा। इसे समझो, जैसे मान लो ये एक केश नली है, ठीक है, और एक ये केश नली है, दिख रहा दूसरी वाली मोटी है, दोनों की हाइट मान लेते हैं सेम है। तो इसमें पानी यहां तक चढ़ सकता है लेकिन इसमें पानी यहीं तक चढ़ेगा, मतलब इसमें पानी की हाइट जो है वो कम रहेगी। अगर ये H1 मान लें, H2 मान लें और इसको H1 मान लें, तो देखो H1 जो होगा वो H2 से कैसा होगा, बड़ा होगा। पतली होगी तो ज्यादा ऊपर पानी चढ़ेगा और अगर ज्यादा चौड़ी होगी तो पानी कम है ऊपर चढ़ेगा, समझे। आगे देखो डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व को आगे पढ़ेंगे जब हम लोग द्रव वगैरह पढ़ेंगे, अभी हाइड्रोस्टैटिक्स, अब इसी के बाद द्रव शुरू करेंगे, ठीक है। देखो डी यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी यानी घनत्व, किसका घनत्व, जो तरल पदार्थ भरा है उसका घनत्व। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है, इसके भी देखो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो अगर डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब कि पानी ज्यादा ऊपर ऊंचाई तक चढ़ेगा, और डेंसिटी अगर कम है इसका मतलब पानी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, और डेंसिटी ज्यादा है मतलब पानी कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, उल्टा होगा, ध्यान रखना। जैसे अगर मान लो किसी केस नली में शहद भर दो और किसी केस नली में पानी भर दो, तो पानी की डेंसिटी कम है तो पानी ज्यादा ऊंचाई तक ऊपर चढ़ेगा, और शहद जो है वो ज्यादा ऊंचाई तक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा पानी की अपेक्षा। और देखो जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अब बताओ अगर गुरुत्वीय त्वरण है तो इसके भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है। ये जो तीनों व्युत्क्रमानुपाती बताए ना, ध्यान रखना, इसको भूलना मत, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर जी का मान बढ़ रहा है तो मतलब पानी की हाइट जो है वो कम होगी, और जी का मान अगर घट रहा है तो मतलब पानी की हाइट कैसी होगी, ज्यादा होगी। अब ऐसे मान लो अगर हम इसको परख केस नली को लेके कहाँ पहुंच गए, ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर तो जी का मान सर्वाधिक है, इसका मतलब वहां पे हाइट कम होगी, वहां पे पानी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ेगा। और कहीं अगर हम ले चले आए उसको विषुवत रेखा पर, तो उसका मतलब हो गया कि पानी जो है वहां पे ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पे जी का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो, चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़े तुम सब हो, बस पेपर में नहीं कर पाते हो। एग्जाम्पल समझो, पहला होता है केस नली का एग्जाम्पल, ब्लॉटिंग पेपर। अब देखिए देख लो, कहीं स्याही वही पड़ी होती क्या करते हैं, उसके ऊपर या तो कपड़ा रख देते हैं या फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर, एक सोख्ता रख देते हैं, हिंदी में समझो सोख्ता। तो सोख्ता क्या करता है, पानी सोख लेता है, पूरा पूरा स्याही सोख लेता है ना। तो जिसमें छोटे छोटे ये छिद्र होते हैं ना, ये बिल्कुल केस नली की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, लालटेन या लैंप। देखो जब पहले दिया सलाई होती थी, फिर लालटेन लैंप आया धीरे धीरे, अब तो हालांकि एलईडी जमाना है। तो लालटेन लैंप में नीचे देखो क्या भरा होता था, तेल भरा होता था, और जब कभी लालटेन या लैंप जलाते थे तो तेल जो है ऊपर चढ़ता था धीरे धीरे, है ना। तो लालटेन या लैंप की बत्ती में जब तेल ऊपर चढ़ता है, इसका भी रीजन क्या है, केशिकत्व है।
अब देखो पेड़ पौधे की शाखाओं उखाओं में पानी कहाँ डालते हो, जड़ में डालते हो ना। पत्तियों के ऊपर तुलैया पे थोड़ी चढ़ के डालते हो पानी। तो जड़ से पानी ऊपर कैसे पहुंचता है, तो ये केशिकत्व के कारण पहुंचता है। और जो पहुंचाता है उसको बोलते हैं जाइलम, है ना। क्या बोलते हैं, जाइलम। यानी पेड़ पौधों में शाखाओं में तनों में पत्तियों में जल कैसे पहुंचता है, जाइलम के माध्यम से। और जाइलम क्या है, केशिका, केशनली है। अच्छा, अब एक बात जरा जान लो, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था में, भारहीनता यानी जी कैसा हो गया, जीरो हो गया। और जी जीरो हो गया तो मतलब एच कैसा हो गया, अनंत हो गया कि नहीं हो गया, इनफाइनाइट। भाई जी एच प्रोपोर्शनल टू 1/g था ना। अगर जी जीरो तो एच अनंत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऐसा नहीं पानी एकदम फहा के ऊपर से भाग आएगा, नहीं। पानी इसके कहां तक आ जाएगा, पूरे की पूरी एकदम जितनी पूरी केस नली की हाइट है ना, यहां तक पानी पहुंच जाएगा। यानी पूरी हाइट को कवर कर लेगा पानी, ये नहीं कि बीच बीच में कहीं रुका हुआ है, नहीं, पूरी हाइट तक आ जाएगा पानी। तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की स्थिति जो है ना, वो कैसी होती है, भारहीनता की स्थिति मतलब जी नहीं है, ग्रेविटेशनल नहीं है, वहां पे ग्रेविटी नहीं है। तो ये केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल का स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली में दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, यानी पूरा एकदम पुलैया तक चढ़ जाएगा पानी, है ना। तो ये बात समझे कि नहीं समझे, केस नली कितनी लंबी क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अभी धरती थे, ये केस नली है तुम्हारी, तो पानी यहीं तक आता था, मान लो इतना ही भरता था। और कहीं अगर ग्रेविटी नहीं है, पहुंच गए इसी जगह जहां ग्रेविटी नहीं है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच गए, तो पृथ्वी के केंद्र पे ग्रेविटी थोड़ी ना है, तो वहां पे ये क्या होगा, ये पूरा पूरा यहां तक भर जाएगा, पूरा एकदम पुलैया तक, एकदम टॉप लेवल तक। समझ गए। चलो और बताओ। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों जुताई कर देते हैं, काहे कर देते हैं, ताकि मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाए। अब देखो पानी तो धरती नीचे है, तो ऊपर सतह तक कैसे आता है पानी, पेड़ पौधों को कैसे मिलता है, तो मिट्टी में भी ना छोटी छोटी ऐसी ऐसी केस नलियां बन जाती हैं। तो अगर ये केस नली बनी रहेगी मिट्टी में तो पानी हमेशा ऊपर आता रहेगा। और भाई साहब सूरज देवता ऊपर बैठे हैं, इनके वाष्पीकरण के प्रभाव से गर्माएंगे पानी को, पानी का वाष्पीकरण होगा, यानी कि पानी जो है हमेशा ऊपर आता रहेगा और सूखता रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए खेत की क्या होती है, जुताई होती है। और खेत की जुताई होने से एक तो फसल भी अच्छी होती है, ऊपर से केस नली जो है टूट जाती है। अब सोचो हमारे देश का किसान भी जो है कैपिलरी के बारे में जानता है, वो भले फिजिक्स ना पढ़ा हो लेकिन वो ये सब जानता है। समझे कि नहीं समझे। अब कुछ एग्जांपल और समझ लो फ्रिक्शन समझने से पहले। अब जैसे मान लो केस नली के एग्जांपल, कपड़ा धोते हो आप, कपड़ा धोने के बाद फैला देते हो, सुखा देते हो, तो जब सुखाने के लिए फैलाते हो तो देखो उसमें से पानी टपकता है धीरे धीरे नीचे, वो भी किस वजह से होता है, वो भी केशिकत्व के कारण होता है। तो जितने एग्जाम्पल बताए हैं इसको नोट कर लेना, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं, घर्षण। तो घर्षण क्या है, अब दिखा रहा है नाम ही बहुत अजीब सा है ससुरा इसका, घर्षण। तो देखो 3 तरह घर्षण तुमको दिखाने वाले हैं, जरा देखते चलो। ये जो घर्षण है, ये पहला वाला घर्षण है, इसको बोलते हैं स्टैटिक घर्षण, है ना। स्टैटिक का मतलब क्या, देखो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये बड़ा सा एकदम बक्सा है, इसको ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, खाए पिए घर के नहीं है कि ढकेल पाए इसको। ये रुका हुआ है, ये कैसा है, ये रेस्ट में है, ये कैसा है, ये रेस्ट में है, रेस्ट इन पीस हो गया है। और जब ये रेस्ट में है तो कितना ढकेल लो, ये अपनी जगह पे रुके हुए हैं, जिसका मतलब ये स्टैटिक है, रुके हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है। ये देखो ये बुढ़ऊ, इनको जवानी छिड़की है एकदम, ये गए वो करने के लिए स्केटिंग कर रहे हैं। तो ये स्केटिंग यानी क्या कर रहे हैं, इस पे इसको ढकेल रहे हैं, है ना, स्लाइड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, समझे। और ये देखो ये टायर है, बचपन में टायर हो तो बहुत दौड़ाए होगे तुम, यहाँ पर अगर अभी ऐसे बल लगाओ तो ये देखो घूमना शुरू हो जाता है। तो ये रोल करता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहले तो फ्रिक्शन 3 तरह समझ लिए कि नहीं समझ लिए। एक वो जो रुका हुआ है तब भी फ्रिक्शन है, एक दूसरा जो स्लाइड कर रहा है तो भी फ्रिक्शन है, एक जो रोल कर रहा है तो भी फ्रिक्शन है। तो ये ससुर फ्रिक्शन है क्या, तो फ्रिक्शन वो है जो गति का विरोध करता है, यानी
चलने नहीं देता, और वास्तव में हम चलते भी फ्रिक्शन के कारण ही है। फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन जैसे मान लो कहीं केले छिड़का पड़ गया तुम्हारे पैर के नीचे, तो सरक जाओगे ये सब, क्योंकि घर्षण नहीं है, चल थोड़ी नहीं पाओगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो गति का विरोध भी करता है और वास्तव में गतिमान भी व्यक्ति इसी कारण से होता है, फ्रिक्शन के कारण। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? तो घर्षण क्या है? एक तरह का बल है जो गति का प्रतिरोध यानी कि विरोध करता है। जब एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह के संपर्क में आती है तो इन सतहों के द्वारा प्रस्तुत जो प्रतिरोध होता है उसी को क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया घर्षण। अब जैसे देखो, अगर हम घर्षण की बात करें तो मान लो कि ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर देखो ये गुटका रखा हुआ है, बड़ा सा भारी सा गुटका है। अब इसको अगर हमें चलाना है तो पहले तो ये समझ लो इसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, mg इसका भार हो गया। इसके भार का एक बल ऊपर की तरफ काम करेगा, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। लो हम लिख भी देते हैं पूरा, है ना? ये नॉर्मल हो गया। अब अगर हम इस पे धक्का लगाएं, मान लो हम इधर बल लगा रहे हैं, तो इधर ये गतिमान होना चाहिए, लेकिन ये गतिमान हो भी सकता है, गतिमान नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये इधर गतिमान होने वाला है तो घर्षण किधर लगेगा? इसके विपरीत दिशा में लगेगा। यानी अगर हम घर्षण को इस F से नाम बोल दें तो ये भी एक तरह का बल है। तो जब तक ये घर्षण इस बल के बराबर रहेगा जितना बल हम लगा रहे हैं, जैसे मान लो घर्षण पहले तो ये जान लो कि किसका होता है। तो घर्षण जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं ना, तो उनके बीच जो बल का एक कोफिशिएंट बनता है उसको बोलते हैं घर्षण गुणांक। यानी कि हर सतह के एक दूसरे के संपर्क में आने पे एक अलग अलग घर्षण का गुणांक बनता है। तो इन दोनों सतहों के बीच में जो घर्षण है, उस घर्षण का मान लेते हैं कि इसको खींचने के लिए 8 न्यूटन बल चाहिए। इतना घर्षण ये खींच सकते, इतना घर्षण ये सह रहा है। हम 2 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो बताओ हम खींच पाएंगे? नहीं, ये अपनी जगह रुका रहेगा। समझे? क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर हम इस पे 2 न्यूटन बल लगाएंगे तो घर्षण वाला 8 न्यूटन इसको खींच लेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये रुका ही हुआ है। क्यों? क्योंकि घर्षण की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 8 न्यूटन। घर्षण अपनी औकात जानता है कि हमारी औकात 8 न्यूटन की है। तो हम 2 न्यूटन लगा रहे हैं तो यो 2 न्यूटन लगा के इसको बैलेंस कर लेगा, नहीं जाने देगा। हम 3 न्यूटन लगाएंगे, चलो यो 3 न्यूटन लगा दिया। हम 6 न्यूटन लगाएंगे तो यो 6 न्यूटन लगा के बैलेंस कर दिया। हम 8 न्यूटन लगा दिए तो यो 8 न्यूटन लगा के बैलेंस कर रहा है। लेकिन जैसे हम 9 न्यूटन बल लगाए, अब इनकी औकात के बाहर हो गया हमारा बल है। तो जब औकात के बाहर हो गया तो ये क्या करेंगे? ये तो अपना 8 न्यूटन खींचे रहे हैं, लेकिन अब हमने 9 न्यूटन लगा दिया तो हम क्या करेंगे? आगे की तरफ गतिमान हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यही होता है घर्षण। यानी हमारा चलने का प्रतिरोध या विरोध भी घर्षण करता है, और हम चलते ही घर्षण की वजह से हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको जरा समझ लो अच्छे से। देखो, हम टहल रहे हैं, किसके कारण टहल रहे हैं? घर्षण के कारण ही टहल रहे हैं। अभी कहीं यहाँ काई हुई लग जाती, जितने अच्छे से ये मैडम जूता उता पहन के टहल रही हैं, ये टहल नहीं पाती, सरकती हुई जाती अपने सैयद पास। हम पेन कॉपी पे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? घर्षण। अगर देखो यहीं पर ऐसा लिख दो, यहीं वो लगा दो, क्या बोलते हैं इसमें, खूब तेल और चिपका दो, तेल चिपका दो, तो पहली बात देखो जैसे रखो वैसे सरक जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे घर्षण नहीं है, घर्षण नहीं है, लिख नहीं पाएंगे। तो चलना, लिखना, ये सब किसके कारण है? घर्षण के कारण है। ये देखो, ये मजे से ये स्केटिंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे घर्षण है। अब इनको बोलो काई पे आके जरा स्केटिंग करके दिखाओ, तो दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे? अरे सड़क कैसा गिरेंगे ना, ढुनमुनिया खाक पहुंच जाएंगे कानपुरी। अब देखो, जब हम माचिस जलाते हैं तो कैसे माचिस जल जाती है? घर्षण के कारण जलती है, नहीं जलती है? अगर इस पे घर्षण ना हो तो माचिसें नहीं जला पाओगे। तो देखो, जाने अनजाने में बहुत फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं, बस पता ही नहीं हमको। तो चल रहे हैं तो घर्षण के कारण चल रहे हैं, लिख रहे हैं तो वो घर्षण लग रहा है, स्केटिंग कर रहे हैं तब वो घर्षण लग रहा है, माचिस जला बीड़ी पीने की बात कर रहे हैं तब वो घर्षण लग रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, नौकरी कोई लग गई, गाड़ी खरीद लिए हैं तो यहाँ घर्षण लग रहा है, ब्रेक लगाते हैं तो कैसे रुक जाती है? घर्षण के कारण रुकती है। अभी देखो, ये मजे से लड़का एकदम रोल करके एकदम मजा ले रहा है। कल को तुम्हारी शादी होगी, लड़का होगा तो लड़के ले जाओगे पार्क वार्क में। अब कहीं ऐसी जगह बैठा दिए जहाँ एकदम चिकनी सतह हो, तो लड़का तो फिर तुम्हारा एकदम ढुनमुनी की तरह नीचे कूद के आएगा। तो कहीं ऐसी सतह पे बैठा दिए जहाँ पे इतना घर्षण है कि ये घुसने नहीं दे रहा है, लड़का यहीं के यहीं बैठा रहेगा, पापा पापा जा नहीं पा रहे हैं। तो घर्षण की भी एक अपनी अवस्थिति होती है, समझे?
तो घर्षण का एक होता है घर्षण गुणांक। तो घर्षण समझ गए ना क्या है? घर्षण एक तरह का बल है। आओ अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो पहले तो ये जान लो कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं श्यानता। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्यानता। अभी क्या होती है श्यानता, जरा समझो। तो पहले जान लो, जो पानी होता है, पानी या द्रव, पहली बात तो इनका पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब पानी जो होता है, पानी या द्रव, कोई भी द्रव है, वो एक साथ नहीं बहता है, वो परत दर परत बहता है। यानी एक परत के साथ परत के रूप में बहता है। पहली परत ऐसी, ये कहाँ कहाँ चला गया, ऐसा, ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, ये चौथी परत है, ये पांचवी परत है ना। तो ये सब परतें हैं। तो ऊपर वाली परत जो है वो दूसरी वाली परत के कारण रोकी जाती है, दूसरी जो है वो तीसरी वाली दूसरे को रोकती है। जैसे मान लो अगर नाम दे दें, ये पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, तो ये 5 परतें दिख रही हैं। ये पूरा पूरा पानी जो है 5 परतों में डिवाइड है। ऐसा नहीं 5 परत होती है, अनगिनत परतें होती हैं। और लगातार परतें एक दूसरे गति का विरोध करती हैं। कि ये बोलती है इसको कि तुमको नहीं आगे जाने देंगे, और ये बोलती है भाग पीछे, हम आगे जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे गति का विरोध करती हैं, दोनों एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जो ऊपर वाली परत होती है ना, इसकी गति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक गति इसी में होती है, सबसे ऊपर वाली परत में। और सबसे नीचे वाली परत में, क्योंकि ये देखो ये मरी जा रही हैं सब, इनके ऊपर जितनी है सब आगे बढ़ती जा रही हैं, ये मरी जा रही हैं, तो इनकी गति सबसे कम होती है। तो पहले तो ये जान लो कि जो ये द्रव होते हैं ये परत दर परत गति करते हैं, और एक परत दूसरी परत का गति का विरोध करती है। तो इनका जो यही विरोध है ना, यही इनका गुण श्यानता कहलाता है। ठीक है, सबसे अधिक गति सबसे ऊपर वाली परत की होती है, और सबसे कम गति सबसे नीचे वाली परत की होती है। समझे कि नहीं समझे? ये सब हटा रहे हैं, कुछ डेफिनेशन है उनको देखते चलो फटाफट। कोई भी तरल पदार्थ हमेशा परत दर परत बहता है, ये तो अभी तुमको बता ही चुके हैं। श्यानता जो है किसी भी तरल पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक सतह या परत दूसरी सतह या परत की गति का विरोध करती है कि नहीं? बहने नहीं देंगे आगे, चाहे जो हो जाए। यही चाहते हैं सब लोग। तुम्हारे साथ के भी जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी नौकरी लगे, और कल को तुम्हारी नौकरी लग गई तो दिखाएंगे भले भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन दिल में तो जैसे एकदम आग लगी है, ऐसा लगा जैसे उनकी मेहरारू लेकर भाग गए हो तुम। कम श्यानता वाले तरल अधिक सरलता से बहते हैं, जिनकी श्यानता कम है वो अधिक तेजी से बहते हैं। जैसे पानी हो गया, जिसमें श्यानता अधिक होती है वो कम तेजी से बहते हैं, ये ध्यान रखना जरा। जैसे शहद है, शहद की श्यानता अधिक है कि नहीं? गाढ़ा है तो बहुत वो, तो उसकी श्यानता अधिक है। अगर श्यानता अधिक है तो बहुत धीरे धीरे बहेगा, यानी वो रोक ले रहा है, वो उसका जो परतें हैं एक दूसरे को इतना कस के रोकी पड़ी हैं कि वो आगे नहीं जाने दे रही हैं। और लेकिन जो पानी है उसकी श्यानता बहुत कम है, आवारा होता है पानी, तो इसकी श्यानता अगर बहुत कम है तो ये बहुत तेजी से बहता है। तो जिसकी श्यानता कम होती है वो तेजी से बहता है, और जिसकी श्यानता ज्यादा होती है वो बहुत कम तेजी से बहते हैं, यानी धीरे धीरे बहते हैं। यही कारण है कि कम श्यानता वाला जो जल है या अल्कोहल है वो शहद और टार, टार का मतलब वो देखे नहीं हो, मेरा नाम रमेश है, मैं गुटखा खाता था, वो वाला टार। तो ये जो टार है, ये टार या शहद, इसकी श्यानता अधिक होती है, इसलिए बहुत धीरे धीरे बहते हैं। अब देखो जरा, जिन द्रव या गैसों में दो क्रमागत परतों के बीच में अपेक्षित गति का विरोध करते हैं, तो जो विस्कोसिटी है, जो श्यानता है, ये बेसिकली क्या है? ये एक तरह का गुण है, लेकिन विरोध कौन कर रहा है? परतें एक दूसरे पे बल लगा के विरोध कर रही है ना। तो जैसे घर्षण बल ही तो है एक तरह का, ये घर्षण बल भी क्या कर रहा था? ये भी तो तुम्हारी गति का विरोध कर रहा था। तो यही क्या है? ये भी गति का विरोध कर रहा है, घर्षण बल। तो जो द्रव और गैसों के बीच में घर्षण बल लगता है परतों के बीच में, उसी को क्या बोल देते हैं? श्यान बल बोलते हैं, यानी विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो श्यान बल के कारण ये विस्कोसिटी आती है, यानी कि हर परत दूसरी परत का गति का विरोध करती है।
तो और जो जिस बल से विरोध करते हैं उसी को घर्षण बल कहते हैं। लेकिन अभी यहां पे क्या बोल देते हैं, इसको श्यान बल बोल देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना जरा। श्यानता को मापने के लिए विस्कोमीटर की सहायता से इसका उपयोग करते हैं। विस्कोमीटर क्या है, विस्कोसिटी से ध्यान रखना। विस्कोमीटर देखो इस तरह का होता है विस्कोमीटर। यहाँ जिस द्रव को नापना होता है इस द्रव को यहाँ डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मीटर है, ये अपनी रीडिंग वोडिंग करके बताता है कि इसकी श्यानता कितनी है। समझे। अब देखिए, देखो इसको अगर तुमको रियल लाइफ में समझाएं तो कैसे समझोगे। जैसे मान लो ये विरोध होता क्यों है। अब जैसे मान लो ये जो लड़की है ये अपनी छोटी वाली बहन को लेके भाग रही है। अब ये बहन जो है ये बहुत तेजी से नहीं दौड़ पा रही है और ये बहुत तेजी से दौड़ रही है। तो ये अगर बहुत तेजी दौड़ रही है तो ये बहुत तेजी से आगे आएगी, लेकिन ये बहुत तेजी से आगे नहीं आ पाएगी। तो इसको रोकने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी। तो इसी वजह से ये इसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये दोनों परतों के बीच में लगने वाला जो बल है, जो रोकने वाला बल है, प्रतिरोध बल है, इसी को यहाँ पे क्या बोल देते हैं, विस्कस फोर्स बोल देते हैं, श्यान बल बोल देते हैं। और इनका जो ये गुण है रोकने का, इसे क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी यानी श्यानता। अब जरा देखो, श्यानता द्रव और गैस का गुण है, ये ठोसों में नहीं होती है। तो ठोसों की श्यानता कितनी होगी, 0। बात समझे। ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की श्यानता घट जाती है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ जाती है। यानी जब ताप बढ़ेगा तो द्रव ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये एक परत थी, ये दूसरी परत थी, है ना। इस परत के जो द्रव थे, द्रव के कण, और इस परत के द्रव के कण थे, तो क्या होगा कि ये द्रव के कण इस द्रव के कण को रोकेंगे। डार्लिंग कहाँ जा रहे हो, आओ चलो यार चलो, सुट्टा मार के आते हैं, कहाँ तुम आगे जा रहे हो। तो ये इनकी गति का विरोध कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन जब नीचे से आग लगी हो तो पहले अपनी आग बुझाएं कि इनकी गति विरोध करेंगे। तो इसका अगर टेक्निकल एग्जांपल दें तो टेक्निकल एग्जांपल ये हो सकता है कि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी भाई, ताप देने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है कि नहीं। अभी तुम ही कोई आग लगाते छनपटुआ भूत है, भागोगे। तो अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। और जब तेजी से आगे बढ़ेंगे मतलब कि कोई ज्यादा विरोध नहीं हो रहा, तभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के कारण क्या बोलते हैं कि जब ताप बढ़ता है तो द्रव की श्यानता घट जाती है। लेकिन गैस की कैसे बढ़ जाती है, गैस के अणु में कोई परत नहीं होती, ऐसे ऐसे बिखरे होते हैं। और जब इनको गर्म किया जाता है तो भाई इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये तो एक सिस्टमैटिक परत में चल रहे थे ऐसे ऐसे, लेकिन ये क्या, ये तो कहीं भी उधर उधर भाग रहे हैं, तो एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे में घर्षण पैदा करेंगे। तो इसीलिए गैस की श्यानता बढ़ जाती है, क्योंकि घर्षण बढ़ जाता है इनका। लेकिन इनका क्या है, इनकी अपनी आग लगी पड़ी है, तो ये अपना घर बुझाएं, पहले तुमको रोकें। समझे कि नहीं समझे। तो ताप बढ़ने पे द्रव की श्यानता घटती है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ती है। और इसका जो ये रूल था, ये नियम था, इसके लिए सूत्र दिया है किसने, सदरलैंड नाम के एक साइंटिस्ट हैं। और सदरलैंड की स्पेलिंग अगर समझना चाहो तो ये देख लो। तो सदरलैंड ने क्या किया था, इनके लिए नियम दिए थे। ये हैं, ये देखो कितने सुंदर हैं, समझे। तो हमारे ख्याल से इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब चलो इनके जरा मात्रकों की बात कर लेते हैं। तो श्यानतक पहले समझने के लिए श्यानता गुणांक की बात कर ले। तो श्यानता गुणांक क्या है, ध्यान रखो। जैसे मान लो ये एक सतह है, ये दूसरी सतह है, इनके बीच में जो श्यान बल लग रहा है, लेकिन श्यान बल कितना, ये एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर। मान लो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना बल लग रहा है श्यान बल, उसी को इसका श्यानता गुणांक कहते हैं। तो ये तो बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना खाली जानो कि श्यानता को श्यानता गुणांक से नापते हैं। और इसके लिए हम लोग ईटा का प्रयोग करते हैं। ये इसको बोलते हैं ईटा। घर बनाने वाला ईटा नहीं है, ये वाला ईटा है ना। तो एन लिखा होता है, लोग इसको नीटा बोलते हैं, नीटा उटा नहीं है, ईटा बोलते हैं इसको। तो श्यानता गुणांक को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मात्रकों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मात्रकों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। जरा देखो मात्रक क्या होते हैं। इसका पहला मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये इसका पहला मात्रक है। अब जैसे न्यूटन लिए थे वैसे हम डाइन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डाइन। तो अगर यहाँ पे मीटर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इंटू सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। दूसरा मात्रक हो गया।
अभी आगे पढ़ोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ना, ये दाब का मात्रक होता है, प्रेशर का। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि प्रेशर को हम लोग नापते हैं पास्कल में, है ना, पास्कल। अभी आगे पढ़ोगे तो इसलिए इसको बोल देते हैं पास्कल, और साथ में सेकंड ही है। ये पास्कल सेकंड भी इसका एक मात्रक होता है। बात समझ रहे हो? तो 3 मात्रक तुमको बता दिए। 2 मात्रक और ध्यान रखो इसके जरा। इसका एक मात्रक होता है डेकापॉइज, डेकापॉइज, ये इसका एक मात्रक होता है डेकापॉइज, है ना। तो यही इसका एसआई मात्रक है, डेकापॉइज। या कहीं कहीं पे इसको ना न्यूटन पर मीटर, या तो देखो ये आपके ऑप्शन में होगा या ये आपके ऑप्शन में होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड ये भी आपका मात्रक है और ये भी आपका एसआई मात्रक है, दोनों ही एक तरह की बातें हैं। अच्छा, एक और मात्रक होता है पॉइजली, इसका एक मात्रक और होता है पॉइजली। सब इसी पे हैं, पूरे पूरे ध्यान रखना। और एक मात्रक और होता है पॉइज, पॉइज, डेकापॉइज, ये सब एक ही मात्रक हैं सारे के सारे, ठीक है। और एक मात्रक होता है सेंटीपॉइज। तो ये सब ध्यान रखना, सब इसी की मात्रक हैं। पॉइज जहां आ गया उसका मतलब किसका, ये विस्कोसिटी का मात्रक है, सेंटीपॉइज। तो इतने मात्रक हैं इसके। अच्छा, अगर हम एमकेएस की बात करें तो एमकेएस में मात्रक क्या होगा? तो आप बोल सकते हो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल क्या होता है? m इंटू ए। एम क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ए क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपॉन, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कर दो, है ना। और साथ में सेकेंड और है, देखो 1 मीटर से मीटर कट गया, 1 सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो क्या हो गया? किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड। ये भी इसका एक मात्रक हो गया। तो लेकिन ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना जानो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, या पास्कल सेकेंड, या डेकापॉइज, या फिर पॉइजली, ये सब इसके मात्रक होते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि तुम्हारा ये पूरा पूरा मैकेनिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, तुमको समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर समझ में आ गया हो और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है। कौन सा इसमें तुम्हारा मतलब हम पैसा मांग ले रहे हैं तुमसे, लाइक कर देना। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। लाइट वेट पूरी पढ़ानी है तुमको। तो चलो, धन्यवाद।